नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। तो आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो है अमेरिका की राजधानी से सभी बेघरों को ट्रंप हटाएंगे, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जस्टिस वर्मा पर लगे महाभियोग को लेकर भी हम इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस सप्लाई रोक दी है, इसको लेकर भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। वोटर वेरिफिकेशन पर लगातार दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। श्रीनगर में अलगाववादी यासीन के घर समेत 8 जगह छापे पड़े हैं, इसको लेकर भी आपको बताएंगे। शक्तिमान में रणवीर सिंह को रिप्लेस करने पर मुकेश खन्ना अड़े हुए हैं, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बेटी होने पर 21 गांवों को न्योता दिया गया, ये भी जानकारी आपको बताएंगे। मानवता शर्मसार, पत्नी का शव बाइक पर पति ले गया, इसका वीडियो और ये पूरी खबर क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ट्रिपल मर्डर से धमतरी तहलका, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा सेंसेक्स 100 अंक ऊपर और 80,700 पर कारोबार कर रहा है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और चलिए आप खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर खबर आपको दे दें। केशकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जानकारी के अनुसार प्रस्ताव पर कुल 146 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ने एक जांच कमेटी भी बनाई है, इस कमेटी में शामिल जजों का नाम भी घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीबी आचार्य और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को शामिल किया गया है। दरअसल इस साल 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी, वे तब दिल्ली हाईकोर्ट में थे। जानकारी मिलने के बाद दिल्ली फायर सर्विस की टीम उनके घर पहुंची थी। जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल पाए गए थे। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर प्रवृत्ति का बताया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जज को हटाने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र न्यायपालिका में एक आदमी के विश्वास की नींव है। वर्तमान केस में जुड़े तथ्य भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं और कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखिए, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और केशकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और जानकारी के अनुसार प्रस्ताव पर कुल 146 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ने एक जांच कमेटी भी बनाई है, इस कमेटी में शामिल जजों का नाम भी घोषित कर दिया गया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीबी आचार्य और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इस साल 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी, वे तब दिल्ली हाईकोर्ट में थे और जानकारी मिलने के बाद दिल्ली फायर सर्विस की टीम उनके घर पहुंची थी। जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल पाए गए थे। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर प्रवृत्ति का बताया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों में गैस सप्लाई बंद कर दी है। इसके अलावा स्थानीय गैस सिलेंडर सप्लायर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे भारतीय राजनयिकों को सिलेंडर न बेचें। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद ने मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर की सप्लाई भी रोक दी है। पाकिस्तान ने यह फैसला भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले की कार्रवाई के तौर पर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की योजना का हिस्सा है। इसके तहत पाकिस्तान बदले की छोटी छोटी कार्रवाइयां कर रहा है। जवाबी कदम के तौर पर भारत ने भी दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों को अखबार पहुंचाना बंद कर दिया है। आपको बता दें, 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय डिप्लोमेट्स को इसी तरह परेशान किया था। उस समय भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया, उप उच्चायुक्त JP सिंह और नौसेना सलाहकार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ा था।
इन घटनाओं में लगातार पीछा करना, सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ करना और फर्जी फोन कॉल करना जैसी हरकतें शामिल थी। इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों को परेशान करने की 19 घटनाएं हुई। राजनयिकों के उत्पीड़न में इस बढ़ोतरी के बाद भारतीय उच्चायोग ने यह मुद्दा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने उठाया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान के गैस, पानी और अखबार रोकने का फैसला वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का उल्लंघन है। कन्वेंशन के आर्टिकल 25 के मुताबिक मेजबान देश को डिप्लोमेटिक मिशन के सुचारू काम के लिए सभी सुविधाएं देना होती है। पाकिस्तान ने जानबूझकर ये बुनियादी सप्लाई रोककर मिशन के काम और राजनयिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट डाली। कन्वेंशन का मकसद है कि डिप्लोमेट बिना भय और हस्तक्षेप के काम कर सके। पाकिस्तान की ये हरकतें सीधे तौर पर दबाव का माहौल बनाने की कोशिश है। पाकिस्तान भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस सप्लाई रोक दी गई है। लोकल वेंडर्स को गैस सिलेंडर न देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर भी बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है और पाकिस्तान का ये कदम वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। तो देखिए, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 आर्टिकल 22 मिशन के परिसर को अतिक्रमण और नुकसान से बचाना जरूरी है। आर्टिकल 25 के तहत मेजबान देश डिप्लोमेटिक मिशन को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आर्टिकल 26 ये कहता है कि डिप्लोमेट्स और उनके परिवार की आवाजाही में परेशानी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आर्टिकल 29 कहता है कि डिप्लोमेट्स की व्यक्तिगत सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता की गारंटी हो। आर्टिकल 30 कहता है कि डिप्लोमेट्स के निजी घर में भी मिशन परिसर जैसी ही सुरक्षा मिले। और देखिए, संसद के दोनों सदनों में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर मंगलवार को भी विपक्ष ने हंगामा किया। इसके चलते लोकसभा दोपहर 3 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले प्रियंका गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसद मकर द्वार पर मिंता देवी के नाम और तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे। विपक्ष का दावा है कि मिंता देवी बिहार चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर है। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पा रही है और सोमवार को भी बिना चर्चा के 8 विधेयक बिना बहस के ही पास हो गए। लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी डोपिंग बिल, इनकम टैक्स बिल और टैक्सेशन लॉ बिल पास हुआ। राज्यसभा में गोवा में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्संयोजन से जुड़ा बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, मणिपुर विनियोग बिल और मणिपुर जीएसटी बिल पास किए गए। तो वहीं सोमवार को भी विपक्ष के 300 सांसदों ने वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला था। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। हालांकि 2 घंटे बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। वोटर वेरिफिकेशन पर लगातार दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसद मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर विपक्षी पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि ये 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर है। तो देखिए, वोटर वेरिफिकेशन पर लगातार दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला और विपक्षी सांसदों द्वारा दावा किया जा रहा है कि 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर है मिंता देवी। आपको बता दें कि बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग की जा रही है। तो विपक्षी सांसद मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर संसद पहुंचे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए की मंगलवार को श्रीनगर के 8 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मामला 1990 अप्रैल में घाटी में आतंकवाद के चरम के दौरान कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अपहरण हत्या से जुड़ा है। जिन जगहों पर एसआईए की रेड जारी है उनमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पूर्व चीफ यासीन मलिक का मैसूमा स्थित घर भी शामिल है। यहाँ डिप्टी एसपी
आबिद हुसैन, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट और दूसरे पुलिसकर्मी जांच के लिए पहुंचे हैं। यासिन मलिक को टेरर फंडिंग केस में मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यासिन का बेटा गुलाम कादिर मलिक भी तिहाड़ में ही बंद है। अधिकारियों ने दैनिक भास्कर को बताया कि ये छापे एफआईआर संख्या 56/1990, धारा 302, 120, सीआरपीसी 3/27, आर्म्स एक्ट और 3/2 टाडा के तहत दर्ज किए गए थे। ये मामला निगिन पुलिस थाने में दर्ज किया गया था, लेकिन अब इसकी जांच एसआईए कर रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन पुराने मामलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि अनंतनाग की 27 साल की कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट श्रीनगर के सोरा में शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्था में काम करती थी। 18 अप्रैल 1990 को हब्बा खातून छात्रावास से उनका अपहरण कर लिया गया था और अगली सुबह सौरा के मल्लाबाग में उमर कॉलोनी की सड़क पर गोलियों से छलनी लाश मिली थी। निगेन पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उस समय की जांच में अपराधियों का पता नहीं चल सका था। आइए आपको बताते हैं कि यासिन मलिक कौन है। मलिक 1987 के विवादास्पद विधानसभा चुनावों के बाद 1988 में जेकेएलएफ में शामिल हो गया था। 31 मार्च 1990 को जेकेएलएफ चीफ अशफाक मजिद की हत्या के बाद मलिक इसका प्रमुख बना। मलिक को अगस्त 1990 में गिरफ्तार किया गया था और उसी साल सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी, लेकिन मुकदमा ठंडा पड़ गया। 1994 में रिहा कर दिया गया और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 1995 में उसके मुकदमे पर रोक लगा दी। रिहाई के बाद मलिक ने जेकेएलएफ को बांट दिया। वह खुद अहिंसक अलगाववादी गुट का लीडर बना और अमानुल्लाह खान को हिंसक गुट का नेतृत्व दिया। श्रीनगर में अलगाववादी यासीन के घर समेत 8 जगह छापे मारे गए हैं। 35 साल पुराने सरला भट्ट मर्डर केस में एसआईए की कार्रवाई जारी है। पॉपुलर इंडियन सुपरहिट शो शक्तिमान पर लंबे समय से फिल्म बनाए जाने की तैयारी जारी है। सोनी पिक्चर्स ने एक्टर मुकेश खन्ना से फिल्म के राइट्स मांगे थे, लेकिन जैसे ही खबर सामने आई कि फिल्म में रणवीर सिंह शक्तिमान का रोल करेंगे तो मुकेश खन्ना ने राइट्स देने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें मनाने के लिए रणवीर सिंह उनके दफ्तर भी पहुंचे थे और 3 घंटे तक बातचीत की, लेकिन बात तब भी नहीं बनी। अब मुकेश खन्ना ने कहा है कि वो कतई रणवीर सिंह के साथ शक्तिमान नहीं बनने देंगे, भले ही उन्हें कोर्ट तक क्यों न जाना पड़े। हाल ही में दिए इंटरव्यू में मुकेश खन्ना से पूछा गया था कि शक्तिमान कब आएगी। इस पर उन्होंने कहा कि मैं लेट हो गया हूं और अपनी ही जिद से लेट हुआ हूं। ये शक्तिमान फिल्म 2 साल पहले आ जाती, कोरोना के बीच में डिस्टर्ब किया, लेकिन मैंने फिर डिस्टर्ब करके कहा कि मुझे एक प्रॉपर कास्टिंग चाहिए। एक स्टार को लेकर बात अटक गई है, अब तक मुझे जवाब नहीं मिला है, मैं कह नहीं सकता कि कब आएगी। आगे उन्होंने कहा कि शक्तिमान का आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अब भी मेरा है। 6 साल के लिए हमने उन्हें सोनी पिक्चर्स को राइट्स दिए हैं। फिल्म बनाने के लिए मैंने लिखवा दिया है कि फिल्म की आत्मा चेंज नहीं होगी, लेकिन मैंने तब ये नहीं लिखवाया था कि आप मुझे पूछ कर एक्टर लोगे। उनका कहना है कि सर हमसे पूछेंगे ज़रूर, लेकिन फाइनल कॉल हमारा होगा। मुझे पहले पता होता तो मैं कभी साइन ही नहीं करता। मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह की शक्तिमान के रोल में हुई कास्टिंग पर एतराज़ जताते हुए कहा कि आप राम के रोल में रावण दिखने वाले को नहीं डाल सकते। आपको बता दें कि मुकेश खन्ना के एतराज़ जताने पर रणवीर सिंह उन्हें मनाने उनके दफ्तर पहुंचे थे। इस पर मुकेश खन्ना ने कहा, 10 बार बोल चुका हूं कि मेरे ऑफिस में 3 घंटे बैठकर गए। बहुत अच्छी मीटिंग थी, बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छा इंसान है। इतना इंटरेस्टेड था कि 3 घंटे तक मनाने की कोशिश की। मैंने कहा अब मैं बोलूँ तो कहा नहीं, अभी 15 मिनट और बोलने दीजिए। मैं अल्टीमेटली बस ये सोच रहा था कि मैं तुझे नहीं ले सकता। अगले दिन वायरल हो गया कि मुकेश जी ने अप्रूव कर दिया। मेरे को एक और वीडियो डालनी पड़ी उसी दिन की। मैंने कहा था कि वो अच्छा एक्टर है, लेकिन ये नहीं कहा था कि वो शक्तिमान बनेगा। अब ये एक जंग है, आप मेरी बात नहीं मानते, बना लो शक्तिमान मेरे बगैर, कोर्ट जाना पड़े तो जाऊंगा।
चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा में एक दंपति के घर शादी के 19 साल बाद एक बच्ची का जन्म हुआ। औलाद के लिए तरस रहे दंपति के घर जब बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने ऐसा जश्न मनाया जो सुर्खियां बन गया। बच्चे के जन्म पर 21 गांवों को भोज के लिए न्योता दिया गया। 19 साल औलाद के तरसने के बाद कालीरामन खाप के उप प्रधान सुरेंद्र के घर बेटी के जन्म हुआ, जिसकी खुशी में उन्होंने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूरे गांव के साथ सभी खापों को न्योता दिया गया। सुरेंद्र ने बताया कि उनकी शादी को 19 साल हो गए हैं। उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी। 5 साल पहले भाई के बेटे को गोद लिया था, लेकिन अब हमारे घर में लक्ष्मी आई है। बेटी के जन्म से बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं समझता। बेटी का नाम भूमि रखा है। बेटी के जन्म पर दंपति ने कार्यक्रम आयोजित किया। तो देखिए, एक दंपति के घर 19 साल बाद बेटी का जन्म हुआ और इसके बाद इसकी खुशियां कुछ अलग अंदाज में मनाई गई। आपको बता दें कि बेटी के जन्म पर 21 गांवों को न्योता दिया गया और आपको बता दें कि बेटी का नाम भूमि रखा गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने राहगीरों का दिल दहला दिया और आंखें नम कर दी। दरअसल 35 वर्षीय युवक पत्नी का शव बाइक पर बांध कर ले जा रहा था। राह में लोग हैरान थे। कुछ ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ता गया। लेकिन इस अजीब नज़ारे के पीछे एक दिल तोड़ देने वाली कहानी थी। रक्षाबंधन के दिन हुई एक दर्दनाक घटना, जिसमें अमित यादव की पत्नी ने दम तोड़ दिया। दरअसल अपनी पत्नी ग्यारसी के साथ नागपुर जिले के लोणारा से देवला पार होते हुए करणपुर की ओर अमित जा रहे थे। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बस त्योहार मनाने निकले थे। रास्ते में एक ट्रक ने अचानक कट मारा। पीछे बैठी पत्नी सड़क पर गिरी और देखते ही देखते उसी ट्रक के पहियों तले कुचल गई। मौके पर ही अमित की पत्नी की मौत हो गई। तो देखिए, जो वायरल वीडियो सामने आए हैं उसमें जो अमित नाम बताया जा रहा है युवक का, जो अपनी पत्नी को लेकर जा रहा है। आपको बता दें कि पत्नी ने सड़क दुर्घटना में दम तोड़ दिया, जिसके बाद बाइक पर शव को बांधकर ले जाते दिखे। तो देखिए, राहगीरों ने मदद नहीं की तो खुद ही बाइक पर बैठाकर अपनी पत्नी को ले जाते अमित बाइक पर दिखाई दे रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में बेघर लोगों को तुरंत राजधानी खाली करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला अपराध की समस्या से निपटने के लिए किया जा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बेघर लोगों को तुरंत राजधानी से बाहर जाना होगा। बेघरों को रहने की जगह दी जाएगी, लेकिन वह जगह राजधानी से काफ़ी दूर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अपराधियों को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें सीधे जेल में डाला जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंबुओं और गंदगी की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि अब मिस्टर नाइस गाय का समय नहीं है। अब राजधानी वॉशिंगटन को वापस साफ और सुरक्षित बनाना होगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने पहले भी कहा था कि शहरों से बेघर लोगों को हटाकर बाहर की सस्ती जमीन पर अच्छी गुणवत्ता वाले टेंट में बसाया जाएगा। यहाँ उन्हें शौचालय और डॉक्टर की सुविधा भी मिलेगी। ट्रंप ने 24 जुलाई को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे बेघर लोगों को गिरफ्तार करना आसान हो गया है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने दावा किया कि वॉशिंगटन में अपराध पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। इस वजह से उन्होंने 450 अधिकारियों को शहर में तैनात किया था। इसमें संघीय एजेंसियों जैसे पार्क पुलिस, डीईए, एफबीआई और यूएस मार्शल के अफसर शामिल थे। वॉशिंगटन डीसी में करीब 3782 लोग रातों रात बेघर हैं, जिनमें लगभग 800 लोग खुले में रहते हैं, बाकी शेल्टर होम में रहते हैं। वॉशिंगटन डीसी राज्य नहीं बल्कि एक जिला है, इसलिए संघीय सरकार का यहाँ खास अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति का स्थानीय पुलिस पर राष्ट्रपति का सीधा नियंत्रण नहीं है।
ट्रंप ने पुलिस विभाग पर नियंत्रण लेने की धमकी दी थी। हालांकि मेयर बोसर ने कहा कि यह मौजूदा स्थिति में संभव नहीं है। ट्रंप ने मेयर बोसर को अच्छी इंसान कहा, लेकिन ये भी कहा कि उनके प्रयासों के बावजूद अपराध बढ़ता जा रहा है। और हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज यानी कि मंगलवार को 12 जुलाई को शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव है। सेंसेक्स 100 अंक ऊपर 80,700 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी में भी 50 अंकों की तेजी दिखी। ये 24,640 के स्तर पर रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट रही। M&M, TCS और बजाज फाइनेंस के शेयर चढ़े। ICICI बैंक, BEL और HDFC बैंक में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में तेजी और 20 में गिरावट रही। NSE की रियल्टी, बैंकिंग, हेल्थ केयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में गिरावट दिखी। मीडिया, IT, ऑटो, मेटल और फार्मा इंडेक्स में तेजी रही। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को 11 अगस्त को सेंसेक्स 746 अंक चढ़कर 80,604 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 222 अंक की तेजी रही। ये 24,585 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट रही। टाटा मोटर्स, ट्रेंट, जोमेट और SBI के शेयरों में 3.2% तक चढ़े। ICICI बैंक, एयरटेल और BEL में मामूली गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 44 में तेजी और 6 में गिरावट रही। NSE और PSU बैंकिंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2.2% की तेजी रही। इसके अलावा बात कर ले रियल्टी में तो 1.86%, हेल्थ केयर में 1.17%, ऑटो में 1.06%, फार्मा में 0.95% और प्राइवेट बैंक में 0.81% भी तेजी रही। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पंजाबी सिंगर करण औजला और हनी सिंह ने अपने गानों में इस्तेमाल हुई भाषा के लिए पंजाब महिला आयोग से माफी मांग ली है। ये जानकारी पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन लाली गिल ने दी है। उन्होंने बताया कि दोनों सिंगर फिलहाल विदेश में हैं। दोनों ने फोन पर कहा है कि अब जब भी वे भारत आएंगे तब आयोग के दफ्तर में जाकर माफी मांगेंगे। हालांकि उन्होंने 7 दिन का और समय मांगा है। वहीं पंजाब पुलिस की ओर से AIG यादविंदर सिंह सिद्धू आयोग के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। उन्होंने कहा कि दोनों गायकों के वकील जल्द ही अपना पक्ष पेश करेंगे। पंजाब में महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने बताया कि उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर हनी सिंह और करण औजला के गाने सुने। इनके बाद आयोग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई शुरू की। आयोग ने पुलिस को लिखा है कि हनी सिंह के गाने मिलेनियर में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल हुई है। वहीं करण औजला के गाने MF गबरू में भी महिलाओं के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो पूरी तरह गलत है। महिला आयोग ने DGP को आदेश दिए हैं कि चंडीगढ़ की पंजाब पुलिस एक अधिकारी को इस मामले की जांच और कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश दे। पुलिस आज दोनों गायक के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी आयोग को देगी। आपको बता दें कि पहले भी विवाद में सिंगर रहे हैं। करण औजला विवाद दिसंबर 2024। दरअसल चंडीगढ़ में उनके शो के दौरान गानों में शराब को प्रमोट करने के आरोप लगे थे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद शो के दौरान पुलिस ने हस्तक्षेप कर उन्हें ऐसे गाने गाने से रोका। चलिए आपको बता दें कि हनी सिंह का भी एक विवाद हुआ था मार्च 2025 में, जब 23 मार्च को शहीदी दिवस के दिन चंडीगढ़ में उनके शो को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। पार्टी ने प्रशासक को पत्र लिखकर कहा था कि इस दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी और ऐसे कार्यक्रम युवाओं पर गलत असर डाल सकते हैं। हनी सिंह ने उस दिन मैं फैन सिंह भगत सिंह कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।